अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, जिसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी की तारीफ़ से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन सा पढ़ते हैं, उसकी एनालॉजी सा पढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रिमूव हो जाए एटम के वैलेंस शेल से, तो हम उसे कहते हैं ये एटम आयनाइज हो गया। when an electron is completely removed from the valence shell of an atom, we said that the atom has been ionized। और इसको प्रोसेस को फिर आयनाइजेशन कहते हैं। लेकिन इस आयनाइजेशन के प्रोसेस के लिए जो है ना एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस वजह से हम फिर उसको उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आइए हम आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन पढ़ते हैं। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम to form positive ion is called ionization potential or ionization energy। एनर्जी का सबसे कम से कम मिकदार जो कि आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरी होती है ताकि उससे पॉजिटिव आयन बन जाए, तो इस एनर्जी की इस मिकदार को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। लेकिन इसके लिए फिर भी एक बात है कि वो एटम गैसियस फॉर्म में होगा और साथ में आइसोलेटेड भी होगा। गो के यहाँ पर आइसोलेटेड की मतलब जो है ना टर्म आइसोलेटेड का टर्म यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये एटम आइसोलेटेड भी होगा, गैसियस फॉर्म में भी होगा, और इसके बाद उसके वैलेंस शेल से, मिसाल के तौर पर ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और फॉर एग्जांपल ये थर्ड शेल उसका लास्ट शेल है। अब वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को जो है ना हम रिमूव करना चाहते हैं, तो ये एटम हम सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, यानी अलग करेंगे। फिर उसको मिसाल के तौर पर ये फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम ये सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर आप उसको एनर्जी देंगे तो ये लिक्विड में आ जाएगा, फिर आप उसको एनर्जी देंगे तो ये गैसियस में आएगा। तो ये गैसियस में लाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी में शामिल नहीं होती। अब जब ये गैसियस में आ गया है, इसके बाद जो एनर्जी हम उसको देते हैं उस एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो पॉजिटिव आयन तो इस पर आएगा ही, लिहाजा हम इस एनर्जी को जो उसके लिए दरकार होती है, एटम को आयनाइज करने के लिए दरकार होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन प्रोसेस ये जनरल इक्वेशन से हम ज़ाहिर करेंगे। यहाँ पर ए जो है ना, हम एक गैसियस एटम लेते हैं। देखो मिसाल, ये एक एटम है, अब हमने उसको एनर्जी दिया तो एक कैटायन बन गया, यानी पॉजिटिव आयन बन गया, साथ में इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। वो एटम हम ए से ज़ाहिर करते हैं, एनर्जी उसने गेन कर ली तो ए पॉजिटिव बन गया, यानी कैटायन बन गया, यानी पॉजिटिव आयन बन गया, और साथ में जो है ना वो उसने इलेक्ट्रॉन भी रिलीज़ किया। एलिमेंट का जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली जूल्स या किलो जूल्स में लेते हैं, यानी जो आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट की होती है वो हम जूल में लेते हैं या फिर किलो जूल में लेते हैं, यानी एक्सपेरिमेंट्स में। पर मोल पर एटम नहीं होता, मतलब क्या कि किलो जूल पर मोल होती है।
यानी 1 मोल एटम्स है उसको हम आयनाइज करना चाहते हैं तो इसको हम कितने किलो जूल एनर्जी देंगे। इस एनर्जी को फिर हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के टाइप्स, डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी के टाइप्स में से 2 टाइप्स जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरा क्या है, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन to remove first electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy, first ionization energy। देखिए हम इस तरह कहते हैं, the energy required to remove first electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, ऐसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कि वैलेंस शेल से पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखें ये सोडियम है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये बनता है 2 8 और 1। तो ये फर्स्ट वैलेंस सिंगल इलेक्ट्रॉन जो को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और उसकी मिकदार है 496 किलो जूल पर मोल। एक मोल सोडियम के लिए 496 किलो जूल एनर्जी देंगे। इस तरह मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, जब एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलता है तो 11 बन जाएगा, और इस एनर्जी की मिकदार जो है ना 738 किलो जूल पर मोल होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि मतलब सोडियम का कम है, मैग्नीशियम का ज़्यादा है, ये क्या वजह है, ये हम ट्रेंड में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम का सोडियम से ज़्यादा क्यों है तो वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब हम उसका सेकेंड टाइप लेते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को। The minimum energy required to remove second electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called second ionization energy। पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होगी वैलेंस शेल से, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। देखिए मैग्नीशियम है, उस पर +1 पहले से मौजूद है क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। अब मज़ीद अगर हम उसको एनर्जी देंगे तभी जाकर वो हमें एक इलेक्ट्रॉन देगा, और इसका एटॉमिक नंबर फिर 10 रह जाएगा। तो इस एनर्जी की जो है ना 1450 किलो जूल पर मोल है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि फिर हम किसी दूसरे वीडियो में बयान करेंगे कि वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, वाई सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन फिर जो है ना हम उसको दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन सी चीज़ों से अफेक्ट होती है, बढ़ती है या घटती है। मैं कहता हूँ कि एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम ये जो है ना एक फैक्टर है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम। अब एटॉमिक रेडियस ऑफ एटम से उसका क्या ताल्लुक़ है, मैं कहता हूँ कि एटॉमिक रेडियस जब बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, तो उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। देखें मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये एक न्यूक्लियस है, ये जो है ना एक शेल है, ये दूसरा शेल हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना कैसा होगा, और इसी जगह अगर एक दूसरा एटम है और उसमें 4 शेल हैं, यानी उसका वैलेंस शेल जो है ना 4th 1 है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमने निकालना है,
तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी या फिर इससे। देखिए यहाँ ये न्यूक्लियस से जो है ना कम फासले पर है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना यहाँ पर ज़्यादा है, साइज़ छोटा है। तो मैं कहता हूँ कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बमुकाबला इसके, क्योंकि यहाँ मतलब जो है ना न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन उस पर कम होगा, इस वजह से ये कम आयनाइजेशन एनर्जी दरकार होगी उसको। इस वजह से मैं कहता हूँ कि एटॉमिक रेडियस से आयनाइजेशन एनर्जी का जो ताल्लुक है वो इन्वर्स है। एटॉमिक साइज बड़ा, आयनाइजेशन एनर्जी कम, एटॉमिक रेडियस कम तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज देखो चूँकि उसका जो है ताल्लुक है वो एटॉमिक रेडियस से इन्वर्स हैं, उलट हैं, तो जब आयनाइजेशन एनर्जी का भी उलट है एटॉमिक रेडियस के साथ और न्यूक्लियर अट्रैक्शन का भी उलट है, तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ जो है ना डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जितना भी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो दरकार होगी। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा। शील्डिंग इफ़ेक्ट का एक अपना अलग सा टॉपिक है, उसको हम अलग से तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर के तौर पर यूज़ हुआ है तो वो हमने पढ़ना है, इस वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट भी थोड़ा पढ़ाता हूँ। शील्डिंग इफ़ेक्ट ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इनर शेल इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम करेगा, और ये जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम करता है, इसको हम शील्डिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, अगर इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो शील्डिंग इफ़ेक्ट इतना ही ज़्यादा होगा, यानी न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर जो है ना मतलब कम अट्रैक्शन रखेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर कम होगा। लेकिन जब साइज़ कम होगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी शील्डिंग इफ़ेक्ट भी कम होगी। तो जब मतलब यानी शील्डिंग इफ़ेक्ट और एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस का डायरेक्ट ताल्लुक है, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी का जो एटॉमिक रेडियस के साथ ताल्लुक होगा वही जो है ना शील्डिंग इफ़ेक्ट के साथ भी होगा। मतलब शील्डिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, यानी इन्वर्स रिलेशन है। लास्ट वन है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब फुल फील्ड हो, वैलेंस शेल फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि फुल फील्ड जो है ना स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, और हाफ फील्ड दूसरे नंबर पर स्टेबल है। जब फुल फील्ड ना हो, हाफ फील्ड ना हो, फिर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। उम्मीद है इफेक्टर्स की समझ आ गई होगी। अब लास्ट पोर्शन जो है ना वो है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। इसमें से पहला है ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। देखिए ग्रुप्स, ये वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं इसको क्या कहते हैं, ग्रुप्स के। देखो मिसाल के तौर पर सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। देखिए जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो एक एक शेल बढ़ता है। देखो यहाँ पर ऊपर लिथियम भी है। लिथियम में जो है ना 2 शेल होते हैं, क्योंकि सारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पहले में और 1 दूसरे में। सोडियम में जो है ना 3 शेल आते हैं, क्योंकि टोटल उसका एटॉमिक नंबर 11 है, 2 पहले में और 8 जो है ना दूसरे में और 1 तीसरे में। इस तरह पोटाशियम में 4 शेल होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो फिर 19 जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में
जो है ना 1। तो साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का फासला जो है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बढ़ती है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वो ऐसे एटम जो है ना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो मैं कहता हूँ कि जैसे ही हम जो है ना मतलब डाउन द ग्रुप आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, और इसकी वजह क्या है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है और एटॉमिक साइज बढ़ती है। यही वजह है कि टॉप ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स के आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और डाउन द ग्रुप्स या बॉटम ऑफ द ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है। दूसरा है ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड में जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होगा। देखो पीरियड में जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बढ़ती क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जो इजाफा आता है वो उसी अपने शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब और शेल में इजाफा नहीं आता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होता है सेम शेल में, और साथ में न्यूक्लियस में जो है ना वो प्रोटॉन भी बढ़ते हैं। फिर जब प्रोटॉन बढ़ेंगे और इसी जगह में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फिर इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा और जो है ना वो कोलैप्स होगा, कंप्रेस होगा एटम बजाय बढ़ने की। जब एटम कंप्रेस होगा यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब जाएंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन उस पर बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा दरकार होगी। लेकिन ये बात मैं तो आप लोगों को थोड़ा यानी डायग्रामेटिकली भी समझाता हूँ। ये पूरी डिटेल मैंने बताई जो पीरियड में है। देखिए यहाँ पर आप देखें, ये हैं लिथियम, ये हैं बेरिलियम, ये बोरान हो गया पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ये लिथियम में इस तरह हैं 2 और 1, वही 2 शेल हैं 2 और 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 3, इसका 5, 6, 7 और 8। देखो इसमें किस तरह है, इसमें भी 2 शेल हैं 2 और 3, साथ में यहाँ पर 3 प्रोटॉन, यहाँ पर 4 प्रोटॉन, यहाँ पर 5 प्रोटॉन हैं, और यहाँ पर देखें ये 6 प्रोटॉन होंगे और शेल वही 2 हैं, तो 2 और 4 इस तरह 2 और 5, 2 और 6, यानी देखो सारे के सारे किस तरह हैं कि 2 शेल हैं, मीन्स सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, साथ में प्रोटॉन भी न्यूक्लियस में ऐड होते जाते हैं। जब सेम एरिया में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इसका अट्रैक्शन बढ़ेगा और ये मज़ीद कंप्रेस होगा। न्यूक्लियस के करीब जब जाएंगे तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा और फिर यानी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो इंक्रीज़ होती है, और डाउन द ग्रुप क्या होती है। देखिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, साइज़ बढ़ने की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होने की वजह से। उम्मीद है इस वीडियो की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।